राम राम जी सारन। और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। चलो कल वाली क्लास क्या लगी? मानवरों वाली क्लास की लगभग 9 क्लास होगी नहीं। तो कल हमने 2 सवाल पूछा कि एक तो दिल की धड़कन की ध्वनि पूछी, सिर्फ एक स्टूडेंट बताइए बाकी नाम है कौन है। हमने पता हुआ थे कि वो धक 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 कौन है जी, लब डब हुआ है कि वह लब डब। पहली बात तो आ दिल की धड़कन की हुआ है लब डब, दिल की धड़कन की आवाज लब डब। ठीक है ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछो, कान के काम करे? एक तो जी काम करे सुनने को, और दूसरो सुन के निकाल दो। एक काम तो है सुन जो, और दूसरो सुन के निकाल दो। बिल्कुल सही बात है। अगर थे स्टूडेंट लाइफ हो, स्ट्रगल लाइफ करना आ गया हो, तो लोग थाने बहुत की केवे तो एक कान सुनो दूसरों काट दो, बस कान का ही काम है नी। एक तो काम को काम है सुननो, दूसरो काम है सुन के निकालना। वो तो देखो फनी तरीको है, मैं नॉर्मल बताऊं था ना, लेकिन रियलिटी में की बात है, रियलिटी में बात है कान एक तो सुनने को काम करा और दूसरो काम करा अपने शरीर के संतुलन को। यानी कि क्या काम करता है? हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने का काम करता है। किसका काम करता है? शरीर के संतुलन बनाए रखने का। वहीं मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस होती है। फीमर तो होती है हमारे पैर में, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारे कान में। कहां पे होती है? कान में, याद रखना ठीक है। कान में सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम होता है स्टेपिज। क्या होता है? स्टेपिज। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। गुणसूत्रीय विकार, यानी कि ये जो रोग है वो गुणसूत्र के फेरबदल से, गुणसूत्र की कमी से, गुणसूत्र की अधिकता से, लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं, कायिक गुणसूत्र हो सकते हैं, उनमें या तो कम हो जाएंगे गुणसूत्र या ज्यादा हो जाएंगे, तो उस प्रकार के क्या बोलेंगे विकारों को गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। चलिए जी एक एक की बात करते हैं। पहला गुणसूत्र था डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम जी? डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है? जिसमें मेन मेन बातें मैंने लिखी है, ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना। 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। तो जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, उसमें आ जाती है त्रिसूत्रता। क्या आ जाती है? त्रिसूत्रता। यानी कि 21वें जोड़ी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 की जगह वहां पे हो जाते हैं 3, तो त्रिगुणसूत्रता आ जाती है किसमें? 21वें गुणसूत्र में। ठीक है। तो अब पहले गुणसूत्र संख्या देखें तो गुणसूत्र की कितनी होगी? 46 होगी। और इसमें क्या होता है? त्रिगुणसूत्र आ जाने से सूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। कितनी हो जाती है जी? 47। इसका अन्य नाम मंगोली जड़ता है। रोग का क्या नाम है ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। मंगोली जड़ता। व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है और व्यक्ति होता है मंद बुद्धि, कम दिमाग वाला, मंद बुद्धि। एक तो उसका कद क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और एक वो मंद बुद्धि होगा। क्या होगा? मंद बुद्धि। और इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं ना, वो सेक्सुअली अनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअली अनएक्टिव, यानी कि नपुंसक होते हैं, यानी कि वो जनन क्रिया में असक्षम होते हैं। ठीक है, ये रोग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले बातें करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रता आ जाती है। कितने जोड़ी गुणसूत्र में? 18वें। कितने जोड़ी गुणसूत्र में? 18वें। यानी कि 18वां नंबर 18वां जो गुणसूत्र होता है, 18वां जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें आ जाती है त्रिसूत्रता। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। फिर है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ। पटाऊ में इसमें 13वें जोड़ी गुणसूत्र में आ जाती है त्रिगुणसूत्रता। कितने जोड़ी गुणसूत्र में? 13वें। कैसे याद रखोगे? थोड़ा सा फनी तरीका है। ठीक है, पटाऊ वो नहीं जो आप समझते हो पटाऊ वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद करने के लिए लगभग 13 साल में किशोरावस्था शुरू हो जाती है और आप अपना काम करना शुरू कर देते हो, तो इसमें सिर्फ याद करने के लिए जोड़ देना। ठीक है इसको। तो पटाऊ सिंड्रोम 13वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या आ जाती है? त्रिसूत्रता आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। कैट क्राउन सिंड्रोम। कैट क्राउन सिंड्रोम में क्या होता है? 5वें जोड़ी गुणसूत्र में जो 5वां जोड़ी अपना गुणसूत्र होता है, कितनी जोड़ी? 5वां जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें जो गुणसूत्र की झिल्ली होती है, यानी कि जो गुणसूत्र होता है ना उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल झिल्ली। क्या बोलते हैं? याद रखना है, पेलिकल झिल्ली। कोशिका वाले चैप्टर में अपने बात करेंगे पेलिकल झिल्ली के बारे में। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि गुणसूत्र के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, पेलिकल झिल्ली, वो फट जाती है। झिल्ली क्या होती है? फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चे की जो आवाज होती है ना वो बिल्ली के समान हो जाती है। बच्चे की आवाज किसके समान हो जाती है? बिल्ली के समान। इस प्रकार से कैट में बिल्ली तो होता है, तो कैट क्राउन सिंड्रोम। अगला रोग की बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसका अन्य नाम होता है हंसियाकार रक्ताणु एनीमिया। यानी कि इसमें क्या होता है? जो O2 की कमी से, हमारे शरीर में O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? आरबीसी में एचबीसी जुड़ जाता है।
आरबीसी में क्या होता है, O2 की कमी होती है। तो आपको पता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वो उसके साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे Hb+O2 ये जुड़कर श्वसन के लिए जाता है, तो इसे बोलते हैं HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। श्वसन वाले चैप्टर में बारे में इसके पूरे डिफरेंस अच्छे से बात करेंगे। तो आरबीसी में Hb उपस्थित यानी कि हीमोग्लोबिन सिकुड़ कर क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, जिससे क्या होता है, यह रोग होता है। ठीक है, तो इसको सुप्त जीन के कारण भी होता है। इसमें कौन सा एक जीन होता है, जीन का नाम होता है सुप्त जीन। सुप्त जीन के कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है, रोगी में खून की कमी हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला रोग है हीमोलिटिक एनीमिया। कौन सा, हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें भी सेम टू सेम वही, इसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, और हंसियाकार होकर आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है, आरबीसी फट जाती है। ठीक है, अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र रोग होता है। लिंग गुणसूत्र यानी कि जो सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसके द्वारा से ये होता है लिंग गुणसूत्र। तो इसमें क्या होता है, 2 की जगह वो 3 हो जाते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, ध्यान होगा आपको, XY होता है। ये तो होते हैं मेल में लिंग गुणसूत्र XY, और फीमेल में होते हैं XX, यानी कि नर में होते हैं XY और मादा में होता है XX। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें होता क्या है, ये होगा, फिर इसमें पुरुष में होगा। ठीक है, तो जो पुरुष में जो X गुणसूत्र होता है ना, वो 1 बढ़ जाता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, और XX यानी कि 1 X गुणसूत्र बढ़ जाता है। ये लिंग गुणसूत्र, जिससे क्या होता है, X गुणसूत्र की अधिकता के कारण, यानी कि एक गुणसूत्र X है जो एक अधिक है, जिसके कारण नर होता है, जो मेल होता है, उसमें टेस्टिस यानी कि वृषण, टेस्टिस तो बनते हैं, लेकिन वो टेस्टिड स्पर्म का निर्माण या शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाते। टेस्टिन तो बन जाएंगे नर के अंदर, ठीक है, वृषण तो बन जाएंगे, लेकिन वो वृषण क्या करेंगे, शुक्राणुओं का, स्पर्म का निर्माण नहीं करेंगे। अब स्पर्म का निर्माण नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा, सेक्सुअली अनएक्टिव होगा, जनन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो उस प्रकार के पुरुष को बोलते हैं नपुंसक पुरुष। ठीक है, यानी कि वह सेक्सुअली नॉन एक्टिव होता है, वो एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिंग गुणसूत्रीय रोग होता है। कौन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। यह भी कुछ ऐसा ही है, इसमें केवल X गुणसूत्र पाए। ये होता है, जैसे ये होता है लगभग पुरुष में, और ये होता है महिला में। इसमें क्या आ जाती है, लिंग गुणसूत्र होता है ना, ये भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, मादा में XX होता है। तो इसमें क्या होता है, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि गुणसूत्र की कितनी होगी, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, 46 होने चाहिए, 45, यानी कि एक X गुणसूत्र महिला के अंदर कम होता है। तो महिला का पहली बात तो वो महिला होगी जरूर, लेकिन वो महिला वाले लक्षण नहीं होंगे उसमें, जैसे कि उसका कद छोटा होगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, जननांग होंगे, वो कम विकसित होंगे। ठीक है, और क्या होगा, वक्ष चपटा होगा, जननांग अल्प विकसित होंगे। यानी कि सीधी सी बात है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे एक महिला किशोरावस्था के दौरान उसकी जो बॉडी शेप होती है वो उसकी नहीं होगी। ठीक है, जनन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक नॉर्मल महिला रहेगी। ठीक है, ये महिलाएं नपुंसक या बांझ होती हैं। इसमें भी क्या होता है, महिलाएं सेक्सुअली अनएक्टिव रहती हैं। ठीक है, वो भी जनन क्रियाएं नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो महिलाएं क्या होती हैं, बांझ होती हैं टर्नर सिंड्रोम में। आगे बात करता है फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया ये क्या है, बच्चों में अल्प बुद्धिमत्ता आती है, यानी कि बच्चे होते हैं वो भी, उनका बच्चों का दिमाग होता है वो कम विकसित होता है, मस्तिष्क होता है कम विकसित होता है, अल्प बुद्धिमत्ता होती है, बच्चों का IQ लेवल गिरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें होता है कि तंत्रिका उत्तक में फिनाइल एलेमिन का जमाव होने लगता है। किसका जमाव होने लगता है, ये ध्यान रख लेना, फिनाइल एलेमिन का तंत्रिका उत्तक होते हैं हमारे शरीर में। आपको पता है, जो दिमाग के लिए आपको पता है इस बात का, जो तंत्रिका कोशिक होते हैं वो ही हमारे शरीर में मस्तिष्क में होती हैं। तो उसके जो तंत्रिका उत्तक होते हैं उसमें फिनाइल एलेमिन का जमाव होने लगता है। देखिए होता क्या है, फिनाइल एलेमिन हमारे शरीर में बनता है, ये बात आपको जानते हो। अभी याद रखना कैसे नहीं बनता, वो अपने अगले चैप्टर में बात करेंगे जब इसकी बात आएगी तब। ठीक है, ये फिनाइल एलेमिन हमारे शरीर में बनता है, लेकिन फिनाइल एलेमिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलेमिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये इसको क्या करता है, टायरोसिन या अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये अगर एंजाइम हमारी बॉडी में प्रॉपर चलता रहता है, फिर तो ये फिनाइल एलेमिन अमीनो अम्ल में बदलता जाएगा और उत्सर्जन के थ्रू बाहर होता जाएगा। लेकिन ये एंजाइम कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलेमिन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है और ये तंत्रिका उत्तकों पर जमा होने लग जाता है। यानी कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फिनाइल कीटोनुरिया किस एंजाइम की कमी के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है फिनाइल एलेमिन हाइड्रोक्सिजिन एंजाइम के
कारण इस रोग होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस स्लाइड में अपने को कितने क्वेश्चन मिलते हैं, ट्राई करते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की कमी के कारण, नंबर 1, गुणसूत्रों की संख्या 2, ठीक है, अन्य नाम 3, लक्षण 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर सिकल सेल एनीमिया में 9, 10 और 11। आगे बात करते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। लगभग 23 से 25 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर अपने आगे बात करते हैं अगले कुछ अन्य रोगों में, कोशिश करते हैं आज इस क्लास को कंप्लीट करने की फटाफट, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपसे पूछा था बताइए कौन सा करना है, फिर उसके बारे में अपने अगले चैप्टर के लिए आपके लिए बताते हैं। जो आप बताओगे वही चैप्टर अपने को आपको करवा देंगे। जो आपके लिए जेल प्रहरी के लिए अभी आपका एग्जाम नजदीक कौन सा जेल प्रहरी का ही है, तो उसमें अपने आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलो देखो, वमन, अगला रोग अपना वमन। वमन को अर्थ हुआ उल्टी, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों हुआ है जी वॉमिटिंग? क्यों हुआ है? ज्यादा रोटी खाणू? नहीं। देखो वॉमिटिंग मतलब क्या, आमाशय द्वारा अस्वीकृत भोजन मुख से बाहर। जैसे आपने भोजन खाया है, ठीक है, दही साबू खा लियो, जैसा दिन गएड़ा है, भटक सीधी सी बात है, सामान तो दूसरा हो लेकिन पेट तो आपको ही हो, इस अवसर को खाना चाहिए। दही साबू खा लियो, मुड़ के पेट के करो एक्सेप्ट कौन करो, क्या मैं कौन करो है? घरे तो आप मिर्च रोटी खाने वाला आदमी बड़ा मटर पनीर ने धार देवांगा जब फिर यही उसी। देखो आमाशय द्वारा अस्वीकृत भोजन यानी कि जो हमने भोजन खाया है उसको आमाशय है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसको क्या होता है, वो मुख से बाहर निकाल देता है, मुख से बाहर निकाल देता है, तो उसे बोलते हैं वमन या वोमिटिंग, ठीक है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि यह एक अचानक होने वाली क्रिया है। और दूसरा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। प्रतिवर्ती क्रिया और मस्तिष्क वाले टॉपिक में अपन बात करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, अनैच्छिक क्रियाएं ये सारी होती हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है, इसको कंट्रोल करता है मेडुला में स्थित है। मेडुला हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, उसमें स्थित होता है जो वमन केंद्र, उसके द्वारा ये नियंत्रित होती है, ठीक है। किसके द्वारा? वमन केंद्र, मेडुला में स्थित वमन केंद्र के द्वारा ये नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है। वमन से पहले आपको यानी कि उल्टी से पहले आपको बेचैनी का आभास होता है, यानी कि आपको बेचैनी फील होती है। फिर आपको 1-2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो कई बार इतना भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ सेकंड पहले आपको बेचैनी का आभास हो जाता है। तो सीधी सी बात है, वमन क्या होती है? उल्टी, आमाशय द्वारा अस्वीकृत भोजन। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगला होगा जी प्रवाहिता, लूज मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आंत की असामान्य स्थिति, यानी कि आंत हमारी जो होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसकी जो कार्य करने की क्षमताएं होती है वो अनियमित हो जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अधिक पतला हो जाता है, ठीक है। भोजन की अब ये होता है क्योंकि भोजन की जो अवशोषण क्रिया होती है वो हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे हमारे भोजन पचने में, भोजन हमारा आमाशय में पचता है, कुछ भोजन मुख में पचता है, कुछ आमाशय में पचता है, और भोजन का पूर्ण आंतरिक पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। पाचन तो छोटी आंत में हो गया। फिर बड़ी आंत का क्या काम है जी? बड़ी आंत का काम होता है अवशोषण का। किसका काम होता है जी? अवशोषण का काम होता है बड़ी आंत का। तो इसमें क्या होता है? भोजन में अवशोषण क्रिया में कमी आ जाती है, यानी कि भोजन अवशोषण, जो पूर्ण रूप से भोजन से अंदर से जल है, कुछ खनिज लवण है, उसको अवशोषित करना है, तो उसको अवशोषण की क्रिया हो जाती है कम, इस वजह से जो लूज मोशन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है कब्ज। यह भी क्या होती है? आंत की जो गति होती है, कार्य क्षमता, वो भी क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। जिसमें क्या होता है? बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है रेक्टम, उसमें जो होता है आपका अपशिष्ट पदार्थ वो रुका रह जाता है, वो होती है कब्ज। उसके बाद में अपच। अपच का मतलब होता है भोजन का न पचना, भोजन का न पचना, जिसमें क्या होता है? आमाशय में जो आमाशय होता है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, ग्रंथियां होती है, वो एंजाइम्स का स्त्रावण अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है, कम एंजाइम्स का स्त्रावण करती हैं, जिससे क्या होता है? भोजन पूर्ण, एंजाइम्स आपको पता है पाचन में अपनी बात करेंगे, भोजन को पचाने में एंजाइम ही काम करते हैं। तो एंजाइम में जो कम मात्रा में हो गए तो भोजन ही कम मात्रा में पचेगा, जिससे क्या हो जाते हैं? भोजन पचता नहीं है, और उससे क्या हो जाए? खाद्य विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो जाती है और हमें बहुत सी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे अपने बोल देते हैं कि खाने का जहर बन गया, वो यही होती है फूड पॉइजनिंग, अपच के कारण ये पैदा होती है। उसके बाद में बात करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी सबकी होती है ना, सभी सुनते हो एसिडिटी में इनो पियो, 6 सेकंड में काम सही हो जाता है, ठीक है। मैं कोई इनो का प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, एसिडिटी में, एसिडिटी का मतलब क्या है, अति अम्लता। आपको पता है अमाशय के अंदर HCl अम्ल बनता है, नहीं पता है तो अपने अमाशय वाले टॉपिक में अपने बात करेंगे, ठीक है। तो HCl अम्ल हमारे अमाशय के अंदर बनता है, जो अधिक मात्रा में बन जाता है। किसके कारण बन जाता है, अधिक मात्रा के अंदर बन जाता है, ठीक है। वो उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इनो हो गया, उसमें भी एंटासिड होता है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ एंटासिड की तरह काम करती है। लेकिन ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट में MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, ये आपको पिलाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, शरीर की जो HCl अम्लता होती है, ये एक प्रकार का क्षार होता है, ठीक है। और वो इस HCl को क्या कर देता है, अभिक्रिया करके संतुलित कर देता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है जी कम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, लड़कियां होती हैं बेचारी शादी में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर तैयार होकर जाती हैं, खाना खा लेती हैं बहुत ज्यादा, फिर कभी उन जाते उनके अपच हो जाती है या वोमिटिंग होने लग जाती है, फिर कहता जी मार तो आज नजर लाग गई ब्याह में, है नजर कौन लागी थारा है, बेसाबो खालियो थे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, मजाक में बता रहा हूँ चीजों को याद करने के लिए। तो नजर की कौन है, ब्याह शादी में ध्यान रखे करो थोड़ा सा। तो अगर हुआ तो अपना ओस आगे ले जाए करो, बैग में गाल गए, मैं कब लेके जाओ सागा बिन जगह थोड़ा सा गाल ले, क्या दिक्कत है, कौन देखा है बेटा, कोई कौन देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मानव रोग वाला चैप्टर होता है, वो होता है जी कंप्लीट। लीजिए कर दिया कंप्लीट मानव रोग वाला। कितनी क्लासेस हुई हैं, 10 क्लासेस हुई हैं अपनी, ठीक है, छोटी छोटी। तो ये अपने सारी की सारी क्लासों को देखना, अगर पीछे आप नहीं जुड़े हो तो पीछे वाली क्लासों को भी देख लेना, ठीक है। प्रॉपर क्लासेस को देखना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैंने 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने हो गए हैं जी, जेल प्रणाली को लेकर 3 टॉपिक हो गए हैं अपने कंप्लीट। तो इन तीनों क्लासेस को देखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये जेल प्रणाली के लिए तो है ही है, प्लस आपको पता है जो राजस्थान में 4th श्रेणी वाली भर्ती आ रही है, उसमें सेम टू सेम जेल प्रणाली में जो साइंस है डिट्टो सेम टू सेम है, एक भी टॉपिक चेंज नहीं है, एक सिंगल टॉपिक भी चेंज नहीं है। तो उसका भी नवंबर में एग्जाम हो, साथ के साथ जुड़े रहिए। कहां दिक्कत आ रही है आपको, वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस फ्री में सारा कुछ हो रहा है, तो दिक्कत कहां पे आ रही है, ठीक है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। आपकी एक लाइक से ही बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होती है। अब देखिए, अब मैं आपको लिए एक 2-4 बातें आपसे करना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। नंबर 1, यहां तक आपको क्लासों में मैंने कोई PDF प्रोवाइड आपको नहीं करवाई। अब मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहां तक मैंने आपको क्लासों की कोई PDF है जो प्रोवाइड नहीं करवाई। अब अगला जो टॉपिक होगा उसको आपको पूरी क्लास की स्लाइड की PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। नाम है जी बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी यूट्यूब अपना चैनल है, उसके लिंक उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चैनल के साथ जुड़िए। प्रॉपर आपको इसकी PDF मिलेगी, जो भी वैकेंसीज आ रही है उनकी आपको मैं न्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। हर तरह की आपको इसमें प्रॉपर सारी न्यूज, जो मुझे जहां तक समझ में आएगी, मैं आपको सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस जो भी मुझे लगेगा आपके लिए लाभदायक हो, वो मैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसके साथ चैनल को भी, उसको टेलीग्राम के साथ जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। किसी को कोई परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इस क्लास को अपने करते हैं यही समाप्त। कैसे लगी क्लास, इसकी राय जरूर देना, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और इसके बाद में अपने अगला टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को करते हैं अपने कल, जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अपने वही टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। तब तक अपनी ये पढ़ाई रेगुलर करते रहें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट आपके पास होंगे, वहां से इसको क्वेश्चन निकालें। आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बताइए कि सर हाँ आपके करवाई में से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप बताओगे तो, ठीक है। और अपनी राय जरूर दिया करें, वीडियो को देख के छोड़ा मत करो को, बस वीडियो को थोड़ा सा क्लिक किया, देख लिया, आधी देखी आधी छोड़ दिया, ऐसा मत किया करो। पूरी देखा करो वीडियो को, लाइक किया करो, उस पर कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। एक बंदा 10 लोगों के साथ शेयर करता है, ज्यादा कुछ नहीं बोला। जितने भी मेरे साथ अभी वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो जुड़े हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, हर बंदा 10 सब्सक्राइब करवा दो आप, इतने में अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।